आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम आपको हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। ठीक है, जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं सबसे पहले भाषा। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को अपने तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विचारों को आपस में पहुंचाने का जो साधन या माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरे के विचारों को अपने तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, संकेतों के द्वारा अथवा लिखकर अपने मन के भाव अथवा विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे के विचार स्वयं ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। यह आपका प्रश्न नंबर पहले का उत्तर भी है। ठीक है, मैंने नंबर डाल के रखा है। फिर देखिए, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा लिखित भाषा। ये भी आपका प्रश्न नंबर 2 है, उसका उत्तर है। ठीक है, फिर देखिए सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों या भावों को संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती, मगर इसको संकेतों के माध्यम से जो हम अपने विचारों को बताते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरा है मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप को हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं, अपने विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, तो इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा कहलाती है जिसको हम संकेत के द्वारा समझाते हैं अपने विचारों को। मौखिक भाषा वह भाषा कहलाती है जिसको हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वह भाषा कहलाती है जिसको हम लिखते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है, वह है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जैसे हमने बोला हमारे घर के पास स्कूल है। ठीक है, हमने इशारा किया ना स्कूल की तरफ, देखो वह हमारा स्कूल है, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। मौखिक भाषा, जैसे हमने मुँह से बोला हमारे घर के पास हमारा स्कूल है, ये मौखिक भाषा हो गई। अगर हम इसी को लिखें, ठीक है, सामने वाले को लिख कर दें कि हमारे स्कूल का नाम ड्रीम्स वैली पब्लिक स्कूल है, तो सामने वाला जब उसको पढ़ेगा तब उस बात को समझेगा। ठीक है, तो लिखित मौखिक भाषा को बोलते हैं और लिखित भाषा को लिख कर बताते हैं। इसके बाद देखिए बोली। बोली एक क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ हम हर तरीके की बोली बोलते हैं। तो भाषा का छोटा रूप यानी स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसको आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो हमारे भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज आदि। तो जैसे हमारे आसपास का क्षेत्र देखो, जैसे अभी हम रीवा क्षेत्र के रहने वाले, रीवा संभाग के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेली। पन्ना तरफ चले जाते हैं तो वहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है ना। मथुरा वृंदावन में चले जाते हैं तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। अयोध्या तरफ चले जाएं तो वहाँ अवधी भाषा, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली होती है। अब देखिए लिपि क्या है। प्रत्येक भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए गए हैं। इनकी सहायता से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अथवा प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। देखिए, जो भाषा हम बोलते हैं उसको जिस तरीके से हम लिखते हैं उसके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 डला हुआ है आपका। प्रत्येक भाषा से लेकर लिपि कहते हैं, बीच में अथवा करके। फिर प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद भाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इतना आपका ये प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं और हिंदी की लिपि कौन सी है,
ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने निशान लगाया हुआ है, तो इसको आप देख के लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपकी भाषा हिंदी, नेपाली, उर्दू, चीनी, पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी जो भाषाएं हैं। अब इनको लिखने का एक ढंग होता है ना, तो जो ढंग है, जो लिपि है वो देख लीजिए। हिंदी की देवनागरी लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, चीनी की चीनी लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, फ्रांसीसी रोमन लिपि है और जापानी जापानी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद देखिए भाषा की प्रमुख भाषाएं। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं वो देखिए। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को हमारे संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं हैं जो हमारे भारत के संविधान में उनको लागू किया गया है। भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, संथाली, पंजाबी, मैथिली। ये सब हमारी क्या हैं? भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इसके बाद देखिए सभी भाषाओं की उत्पत्ति या सभी भाषाओं की जननी किसको बोला गया है? संस्कृत को। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। विश्व की सभी भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी तथा सिंधी दाएं से बाएं लिखी जाती है। समझ में आ गया आपको? सभी भाषाएं आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, मगर उर्दू, अरबी, फारसी तथा सिंधी ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अब राजभाषा किसे कहते हैं? तो देखिए सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं, हमारे देश की राजभाषा क्या है? तो उत्तर लिखेंगे सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ये तारीख और ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी तारीख आपको याद रखनी है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का 3य स्थान है, मतलब 3रा स्थान है पूरे विश्व में हिंदी भाषा का। अब देखिए राष्ट्रभाषा क्या है? किसी भी देश के निवासी जिस भाषा को सर्वाधिक संख्या में प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा वो भाषा कहलाती है जो सर्वाधिक अपने देश में बोली जाती है। जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। बोली किसी सी भी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तो आपको समझ में आया भाषा क्या है, लिपि क्या है। अब देखिए इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे को तेरे से काम था, मैं बाजार जाता है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने में वक्ता की बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। वक्ता द्वारा कहे गए शब्द केवल शब्द समूह हैं। शब्दों की उचित व्यवस्था होने पर ही वक्ता का कथन श्रोता तक पहुंच पाता है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। अतः इन्हीं वाक्यों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। मुझे आपसे काम था, मैं बाजार जाता हूँ। मतलब व्याकरण कहने का आशय ये है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, उपयुक्त शब्द समूह में वक्ता का कथन श्रोता को स्पष्ट रूप से समझ में आता है। अतः भाषा का शुद्ध रूप ही व्याकरण है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा प्रयोग में शुद्धता एवं एक रूपता लाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं। वर्ण विभाग, इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। तो देखिए वर्ण क से लेके ज्ञानी तक, आ से लेके ज्ञानी तक क्या है हमारे वर्ण। ठीक है, अब हम 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों के जब योग करते हैं या जोड़ते हैं तब किसका निर्माण होता है? शब्द का। जैसे ना और ला, ये अभी दोनों अलग अलग क्या हैं? वर्ण हैं। मगर जब हम ना और ला को जोड़ देते हैं तो एक शब्द बन जाता है नल।
ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। फिर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। समझ में आ गया। जैसे नल, कल नहीं आएगा, तो नल एक शब्द हो गया, कल दूसरा शब्द हो गया, नहीं तीसरा शब्द हो गया, आएगा चौथा शब्द हो गया। इसलिए 4 शब्दों से वाक्य की रचना हुई। तो वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। क्लियर हो गया ना आपको। अब देखिए, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करने के साधन को भाषा कहते हैं। सांकेत भाषा की गणना साहित्य में नहीं की जाती। बात को कहने के ढंग के आधार पर भाषा के 3 रूप हैं। बोलचाल की भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर प्रकट किए गए विचार भाषा को लिखित रूप है। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने निशान लगा दिए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर में। अब देखिए इसी पाठ का सही विकल्प। विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। बोलचाल की भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा। साहित्य की रचना की जाती है भाषा में। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। खाली स्थान देखिए। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सही गलत देखिए। लिखित भाषा का प्रयोग सभी पशु पक्षी करते हैं। गलत। नेताजी द्वारा दिया गया भाषण मौखिक भाषा का रूप है। सही। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सही। वर्ण विचार में भाषा के वर्णों पर विचार किया जाता है। सही। पंजाबी भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। गलत। अब इन प्रश्नों के उत्तर, बाकी प्रश्नों के उत्तरों में मैंने निशान लगाया है। 5वें प्रश्न का उत्तर हम आपको आगे करवाएंगे अभी। बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां प्रश्न है उसके आपके बुक में ही मैंने निशान लगा दिए हैं, तो आप देखकर लिखिएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। समाचार पत्र लिखित रूप, भाषण मौखिक रूप, पत्र लिखित रूप में है, काव्य पाठ मौखिक रूप है, तार लिखित रूप है, टेलीफोन मौखिक रूप है। तो इसको आप जितना पुस्तक में है उसको पुस्तक में ही करना है और प्रश्नों के उत्तर केवल आपको कॉपी में करना है। तो देखिए 5वें नंबर का जो प्रश्न है, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भाषा एवं बोली में निम्नलिखित अंतर है। भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र सीमित छोटा होता है। तीसरा नंबर, भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है। बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। भाषा में साहित्य लिखे जाते हैं, बोली में साहित्य नहीं लिखे जाते। तो जितने प्रश्नों के उत्तर हैं, केवल प्रश्नों के उत्तर 1 से 6 तक, वो आपको कॉपी में करने हैं और बाकी जो मैंने पुस्तक में जिस तरीके से करवाए हैं आपको पुस्तक में ही करना है और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख में आप करके भेजिएगा। धन्यवाद।